नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी में एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ता यानी टीएमसी के नेता के घर पर बड़े बड़े सबूत मिले हैं, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। इस मामले में अभी ममता बनर्जी के खासम खास नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। मामला है पीडीएस राशन कार्ड पर बंटने वाले राशन का। कहा जा रहा है इसमें बड़ा घोटाला किया गया और ईडी के पास ये सबूत मिले। इसके पहले ईडी ने बकीबुर रहमान से जानकारी प्राप्त करी थी और उसी के आधार पर अब ये छापेमारी की गई है। बकीबुर रहमान ने ये बताया कि ये जितना भी राशन का घोटाला हुआ है, ये मैं अकेला इसमें दोषी नहीं हूं, इसमें ममता बनर्जी के खासम खास नेता जो ज्योतिप्रिय हैं ये भी शामिल हैं। और इसीलिए ईडी ने अब ये ठिकानों पर जब छापेमारी की तो ममता बनर्जी सामने आ गई। और पहले जैसे आपको याद होगा जब सीबीआई की छापेमारी हो रही थी जहां भर्ती घोटाले में, तब भी ममता बनर्जी सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गई थी। अब इस बार ईडी की जब छापेमारी हो रही है, खाद्य घोटाले को पकड़ने की कोशिश की जा रही है गुनाहगारों को, तो ममता बनर्जी ने ईडी को धमकी दे दी। उन्होंने कहा इनको ध्यान रखना चाहिए ईडी वालों को कि ये जो टीएमसी के नेता हैं ज्योतिप्रिय मल्लिक, इनकी तबीयत खराब है, यदि इन्हें कुछ हो गया तो एफआईआर मैं कराऊंगी ईडी के विरुद्ध। अब आप समझिए भाई, आप ईडी को धमका रहे हैं, पहले सीबीआई को डराया, फिर अब ईडी को डरा रहे हैं, और एक सीएम खुद ये कह रही हैं कि मैं एफआईआर कराऊंगी। क्यों भाई? आप एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, ये भूलिए मत। आप एक पार्टी की नेता नहीं है, उसके साथ साथ एक प्रदेश की सीएम है। प्रदेश का सीएम होने के नाते आपका ये एक ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी अपराधी को पकड़ने आती है, किसी मामले में कोई जांच कर रही है, तो आपको पूरा सहयोग उनका करना चाहिए। और आप उल्टा बयान दे रही हैं कि अगर मेरे नेता को कुछ हुआ तो ईडी के खिलाफ एफआईआर करूंगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब पुलिस को आपने संदेश दे दिया कि ईडी का कोई सहयोग मत करो, और यह होता है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में तो ये ट्रेंड बन गया है कि वहां पुलिस तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है। वो कहती है साहब हम हमारे टीएमसी के नेताओं के खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या होता है? केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेके जाना पड़ता है। ईडी अपने साथ एक टुकड़ी सीआरपीएफ की लेके जाती है, क्योंकि राज्य की पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। वहां वो सीआरपीएफ के जवान खड़े होते हैं, तब वो पूरी छापेमारी होती है, पूछताछ होती है। ममता बनर्जी का एक और बयान आया है और उससे वो दिख रहा है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट खाली ईडी को लेकर नहीं है, घोटालों के खुलासे को लेकर नहीं है। ममता बनर्जी की असली बौखलाहट इतिहास में बदलाव को लेकर है। ममता बनर्जी, अभी ये जो खबर आई थी कि सीबीएसई की किताब है उसमें अब जो है इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और ये भी बताया गया कि उसमें क्लासिकल इतिहास पढ़ाया जाएगा, आज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास भारत का पढ़ाया जाएगा। हमें आज तक जो मुगलों का और जो ईसाइयों का इतिहास पढ़ाया गया कि साहब हम तो गुलाम हो गए थे, हम तो बड़े गरीब थे, इस देश में मुगल आए तो उन्होंने ताजमहल बनवाए, उन्होंने लाल किले बनवाए, उन्होंने सड़कें बनवाई, और जब यहाँ ईसाई आए जिनको अंग्रेज कहते हैं, उन्होंने रेल बनवाई। मतलब हमें यह पढ़ाया गया कि हमारा भारत तो एक जंगल था, हम सब ना तो कपड़े पहनते थे, ना रोटी खाते थे, ना हमें कोई सभ्यता का पता था, आदिवासियों की तरह हम रहते थे, वनवासियों की तरह। ये जो लोग आए इन्होंने हमारे देश को डेवलप किया। जबकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ताजमहल अगर ये शाहजहां ने बनवाई है तो इसका मतलब उनके पास इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर थे, बिल्डिंग बनाने की कला थी। तो क्या उनके देशों में जो भी अरब कंट्रियां हैं, क्या इस तरह की कोई बिल्डिंगें वहां और हैं इससे भी बेहतरीन, इतनी पुरानी? उत्तर है नहीं, कहीं नहीं है। तो भाई वो भारत में ही बना के गए क्या? लड़ाई लड़ने आए थे, बिल्डिंग बनाने आए थे? वो आए थे विध्वंस करने। हमें नहीं पढ़ाया गया कि हमारे कितने मंदिर तोड़े, हमें नहीं बताया गया कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हमें यह नहीं बताया गया कि उन आक्रमणकारियों की वजह से हमारी कितनी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर किया। ये जोहर क्यों करती थी महिलाएं, नहीं बताया गया। संघर्ष हमें करने के लिए, हमें गुलाम और कमजोर असहाय दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए इस देश को
ऐसा इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन आज ममता बनर्जी बौखला रही हैं जब यह इतिहास बदला जा रहा है। क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियों को भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाए? हम गरीब थे, हम असहाय थे, हम लाचार थे, हम कमजोर थे, इसके पढ़ाए जाने से क्या हमारे देश के बच्चों को कुछ भला होने वाला है? कुछ उनको इससे मोटिवेशन मिलने वाला है? लेकिन ममता बनर्जी बौखलाई हैं और ममता बनर्जी कहती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इतिहास को बदला जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमारे देश का इतिहास बदला। वो आक्रमणकारी था, वो लुटेरा था, और उसने हमारा इतिहास बदला और उसने हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटा करके अपने जो ये लुटेरे आए थे इनका गुणगान किया। तो आज अगर सरकार उस गलती को ठीक कर रही है, मोदी सरकार आज उस गलतियों को सुधार रही है, तो ममता बनर्जी जी आपको तो इसके लिए सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी जो मोदी सरकार है, देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, ये अब के पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो देश की आज़ादी के तुरंत 2-4 साल बाद ही हो जाना चाहिए था, जब यहाँ से ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे, जिनको मुगल कहते हैं। मुगल कहीं कोई जात नहीं है, कोई धर्म वाले पंथ वाले लोग नहीं है, इस्लाम के मानने वाले जब यहाँ भारत में लुटेरे आक्रमणकारी आए और तब फिर अंग्रेज आ गए, तो उसके बाद इस देश के इतिहास को बदला जाना चाहिए था। लेकिन बड़ी साजिश के तहत ईसाइयों ने इस देश के इतिहास को नहीं बदलने दिया। देश आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद जो सरकार बनी कांग्रेस की 2014 तक लगातार, बीच में अटल जी का टाइम अगर छोड़ दें, अटल जी की सरकार तो पूर्ण बहुमत की थी ही नहीं। अब पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रवादी लोगों की 14 में आई है। उसके पहले कांग्रेस रही। क्या कांग्रेस को यह इतिहास नहीं बदल देना चाहिए था? निश्चित रूप से बदला जाना चाहिए था। हमें अपमान करने वाला कोई भी निशान, कोई भी प्रसंग अगर हमारे यहाँ बताया जा रहा है, उसको मिटा देना चाहिए। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन पर किसी ने कब्जा किया, जब वो आजाद हुए तब उन्होंने सबसे पहले गुलामी की निशानियों को मिटाया। लेकिन अब दुर्भाग्य हमारा देखिए कि हमारे देश में 2014 तक, मोदी सरकार के आने के पहले, दिल्ली के अंदर अकबर रोड भी था, हुमायूं लेन भी थी, बाबर लेन भी थी, और इस तरह से जो आक्रमणकारी थे उनके नाम पर यहां सड़कें थी। शहर आज भी हैं, इतिहास में आज भी पढ़ाया जा रहा है और हम उस पर गौरव महसूस करते हैं। आज उसको बदले जाने की आवश्यकता है। मैं एक पूर्व आईएएस की एक बात सुन रहा था, मुझे सुनकर लगा कि वाकई में सोचिए, न्यायालय के अंदर कोई एक व्यक्ति जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लेकर, उसके साथ कोई घटना हुई है, वो चाहता है न्याय मिले। वहां वो व्यक्ति खड़ा है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, गांव का ऐसा व्यक्ति, शहर का कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं पढ़ता न जानता, वो न्याय चाहता है। उसके मामले की बातचीत चल रही है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर 2 वहां एडवोकेट खड़े हैं और वो 2 एडवोकेट जिरह कर रहे हैं और वो अंग्रेजी में करेंगे क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जज साहब भी जो बोलेंगे वो अंग्रेजी में बोलेंगे और जो एडवोकेट बोलेंगे वो भी अंग्रेजी में बोलेंगे। ये तीसरा आदमी जिसका केस है वो सुन रहा है, उसे कुछ नहीं पता है ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, जज साहब ने क्या पूछा, जज साहब ने क्या बताया, उसको ये भी नहीं पता लगता। मामला इसका है। क्या ये आजादी है? जिस व्यक्ति को यही पता नहीं लग रहा है कि उसके मामले में ये जो फैसला देने वाले जज साहब हैं इन्होंने क्या कहा, ये नहीं पता लग रहा है कि जो उसका पक्षकार एडवोकेट है वो क्या जिरह कर रहा है, उसने तथ्य ठीक रखे भी नहीं रखे। जो अपराधी है उसकी तरफ से जो एडवोकेट खड़े, पता नहीं उसने बचाव में क्या बोला है। एक गूंगे बुत की तरह यह व्यक्ति खड़ा है क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती और 2 लोग बात करते हैं, फैसला कर देते हैं। किस भाषा में? उस भाषा में जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल राज किया, उस भाषा में, उनकी भाषा में जिन्होंने हमारे देश को यहां गुलाम बनाया। हम कहते हैं देश आजाद हो गया, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। जब तक ये कोर्ट आजाद नहीं होंगी उस मानसिकता से, उस भाषा से, सोचिए ये जज कोई विदेश के नहीं है, सबके सब जज और वकील हमारे ही देश के हैं। अगर आप तमिलनाडु में खड़े हैं कहीं हाई कोर्ट में तो तमिल भाषा में बोल सकते हैं,
तमिल भाषा में बोलने वाला जज वहां नियुक्त हो तो समझ में आएगा उस व्यक्ति को। अगर आप पंजाब में खड़े हैं तो पंजाबी भाषा में बोलने वाला चंडीगढ़ पंजाब के हाई कोर्ट में जज हो, ताकि पंजाबी में भी बोले, उसको पता हो कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ाया नहीं गया, अंग्रेजी को आगे बढ़ाया गया। आज भी ममता बनर्जी जैसे नेता यही चाहते हैं कि वो जो गुलामी की निशानियां हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहें, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं मुगलों के इतिहास को अगर मिटाया जा रहा है तो अगर ये उसके पक्ष में नहीं बोली तो इनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। और इनको इसलिए बोलना है, इनको ये भी नहीं पता कि देश के जो मुसलमान हैं भारत के, उनका उन आक्रमणकारी लुटेरों से कोई लिंक नहीं था। ना वो उनके धर्म के, केवल इस्लाम के मानने वाले जरूर थे, लेकिन उनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, ना उनका कोई दूर दूर तक संबंध था। लेकिन ममता बनर्जी जैसे सरीखे नेता तुष्टीकरण के कारण इस तरह की बातें करते हैं, ताकि इनको लगता है कि हम जब ऐसा कहेंगे तो हमारा वोट बैंक हमारे साथ बना रहेगा। तुष्टीकरण ने ही इस देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है। तुष्टीकरण के कारण ही देश की आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक हमें अकबर महान पढ़ाया गया, जो अब बदलने की शुरुआत मोदी कर चुके हैं। काफ़ी इतिहास बदला जा चुका है और काफ़ी बदलने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।